नमस्कार, स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची में एसआई को पिकअप वैन ने कुचला है। वाहन चेकिंग के दौरान पशु तस्करों ने उन पर गाड़ी चढ़ाई। पिकअप वैन ने एसआई को अपनी चपेट में लिया है। हादसे में एसआई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तुपुदाना ओपी में एसआई संध्या टोपनो पोस्टेड थी। अब तक पुलिस गिरफ्त से पिकअप वैन दूर है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान एसआई की मौत हो गई। पिकअप वैन ने एसआई को अपनी चपेट में लिया। हादसे में एसआई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पशु तस्करों ने उन पर गाड़ी चढ़ाई। पिकअप वैन ने एसआई को अपने चपेट में लिया है और हादसे में एसआई की मौत हो गई है। तुपुदाना ओपी में एसआई पोस्टेड थी। संध्या टोपनो इनका नाम बताया जा रहा है और अब तक पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करने में जुटी है। हालांकि पिकअप वैन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो तस्वीरों के जरिए भी देखिए, एसआई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट आपके पास और कब तक पुलिस पिकअप ड्राइवर को पकड़ने में सफलता हासिल करेगी? जी, बता दें कि पिकअप वैन को पकड़ा जा चुका है। पुलिस के द्वारा पिकअप वैन को पकड़ा गया है। वहीं उसमें जो चालक सवार था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार पिकअप वैन में पशु लोड थे जिन्हें तस्करी कर ले जाया जा रहा था और खूंटी पुलिस और बसिया पुलिस भी उस पिकअप वैन को स्कॉट मतलब कहा जाए तो उसका पीछा कर रही थी। और उसी दरमियान टिपुदाना के हुलहुंडू गांव के आसपास जो वाहन चेकिंग टिपुदाना पुलिस के द्वारा लगाई गई थी, वहीं पर एसआई जो संध्या टोपनो है वो भी मौजूद थी। उसी दरमियान तेज रफ्तार आती हुई पिकअप वैन ने उन्हें अपने चपेटे में लिया और रौंदते हुए आगे भाग गया। हालांकि कुछ देर के बाद वाहन को जरूर जब्त कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से पशु तस्करी के लिए पिकअप वैन का इस्तेमाल किया जा रहा था और जिसने इस ढंग से एसआई को भी रौंदते हुए एक तरह से कहा जाए तो हत्या कर दी और उसके बाद उसे पकड़ा तो गया, लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि पशु तस्कर कितने उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और किस तरह से वो वाहन को तेज रफ्तार ले जाते हैं। पुलिस के द्वारा इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे पशु तस्करी एक बड़ा जो मसला है वो उठकर सामने आया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन एक बड़ा ही दुखद पहलू है कि संध्या टोपनो जो कि 2018 बैच की एसआई थी, उनकी मौत इस हादसे में हो गई है। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर 2 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। परिजनों के अनुसार दोनों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन पुलिस फिलहाल इससे इनकार कर रही है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा, लेकिन परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके बेटे ने शराब पी थी। यह घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कोमान कॉलोनी की है। परिजनों के अनुसार 3 दोस्तों ने शराब पी थी, जिसमें 2 की मौत हो गई, जबकि एक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3-4 लड़का पिया है, ठीक है ना। उसके वजह से लगता है 2 कि 3 लड़का का मौत हो गया शराब पीने से। तो कहाँ पर रहते थे इन लोग तीनों लड़का? ये लोग कॉलोनी में, पता चला कि कॉलोनी में ये सब पिया है, खाया है, जो भी हो। 3 बजे जानकारी मिली है कि मेरा भाई मुंह से झाग आ रहा, उल्टी कर रहा। हम लोग हॉस्पिटल में ले गए तो रास्ते जाने का हमें बताया कि विशाल कुमार के द्वारा पिता शशिभूषण यादव से शराब लिया। ये लोग कहाँ पिया, कैसे किया वो तो पता नहीं, पर हम लोग हॉस्पिटल ले जाने का मुंह में से झाग आ रहा था। डॉक्टर ने बोला कि शराब से वजह से मुंह से झाग आ रहा, तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट के दौरान हमारा भाई का मौत हो। का लत है इसके पास, तो बाहर से शराब पी कर आया, खाना वगैरह भी खाया, अच्छा से खाया। उसके बाद हम लोग इसको वार्न भी किए हैं कि न पियो मत पियो। उसके बाद सोया है। उसको सोने के बाद इसको हम देखने आए 6 साढ़े 6 में, हमारे परिजन लोग देखने आए हैं, तो ये नो मोर। 2 लोगों के मौत की बात प्रकाश में आई है। यहाँ बिस्कुमान कॉलोनी के 2 लोग की मृत्यु हो गई है और एक इलाजरत है। इस संबंध में परिजनों का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है कि शराब पीने से इनकी मृत्यु हुई है
इसलिए हम लोग इस सूचना पर दोनों के शव को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात क्लियर हो पाएगा क्या मामला है। और इस मामले के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं कि पूर्ण शराबबंदी के बाद राजधानी में आखिर शराब कहां से आई। सवाल ये भी कि राजधानी में शराबबंदी का ये हाल है तो पूरे राज्य में क्या हाल होगा। सवाल ये कि क्या बिहार पुलिस शराबबंदी को सफल नहीं बना पा रही है। ये तमाम सवाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं। और बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बताते चले, जहां पर ढाका के मदरसा में छापेमारी पर बड़ा अपडेट सामने आया है। असगर अली को एनआईए अपने साथ ले गई है। जामिया मारिया मिशवा मदरसा में छापेमारी की गई थी। मदरसा का टीचर है असगर अली। 2 मौलाना को पूछताछ के बाद हालांकि छोड़ दिया गया है। देर रात तक मदरसे में छापेमारी हुई थी और एनआईए के कब्जे में पीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी हैं। तो असगर अली को एनआईए अपने साथ ले गई है। जामिया मारिया मिशवा मदरसा में छापेमारी हुई थी और उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और मोतिहारी से हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, असगर अली को एनआईए अपने साथ ले गई है, क्या कुछ पूछताछ उनसे हो सकती है? जी, असगर अली को कल देर रात में ही गिरफ्तार एनआईए अपने साथ ले गई और इसके बारे में बताया जाता है कि इसके पास मोबाइल, लैपटॉप और किताबें जो बड़ी मस्जिद ढाका से बरामद हुआ है और उसके रूम से जो बरामद हुआ है उसे लेकर गई है। साथ में 2 लोग जो गिरफ्तार किए गए थे उनसे पूछताछ के बाद से 2 मौलाना को छोड़ दिया गया है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जमात उद मुजाहिदीन नामक संस्था से जुड़ा हुआ था, जो पिछले 2 सालों से यहाँ रह करके अपना मौलाना के रूप में रह करके बच्चों को पढ़ाता था और बड़ी मस्जिद ढाका में ही रहता था और यहीं से पूरी गतिविधि को अपना संचालित करता था। इसके पास से जो सामान बरामद हुए उसमें लैपटॉप, मोबाइल और कुछ किताबें हैं जो एनआईए की टीम ने ले गई है। पिछले 2 सालों से रह करके यहाँ पढ़ाई करता था, बच्चों को पढ़ा। जी चलिए मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते चले, जहां पर दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की है। झोपड़ी में दबंगों की ओर से आग लगाई गई है। आग में एक बच्चा झुलस गया है। एक मवेशी की भी यहां पर जलकर मौत हो गई। मोबाइल चोरी के शक में फायरिंग के इस वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की और झोपड़ी में आग लगा दी। इस झोपड़ी में आग लगाने की वजह से एक बच्चा यहाँ पर झुलस गया है। एक मवेशी की यहाँ पर मौत हो गई है। सैदपुर गणेश गाँव की ये पूरी घटना। फिलहाल पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जैसे मंजय पासवान, भोला पासवान, बनात पासवान, बबलू पासवान इस फायरिंग की हदूरा पर से आया, यहाँ घर में आग लगा दिया। हमरा से बजा दिया। आग लगाने के बाद में बच्चा जल गया। हम लोग आए घर पर से देखे तो हम लोग बुझाने में लग गए। आग लगा दिया कि उसको मोबाइल जो है से कहीं गिर गया और कहता है कि फन्ने मोबाइल तुम ले लिया है। और समस्तीपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है। ताबिश इकबाल को गोली मारी गई है। बंगाली टोला शेख टोली की यह पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है। ताबिश इकबाल युवक का नाम बताया जा रहा है जिसे गोली मारी गई है। बंगाली टोला शेख टोले की ये पूरी घटना। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और कटिहार में ट्रेन में मिले लावारिस बैग से बंदूक और कारतूस बरामद हुए हैं। लावारिस बैग कटिहार मनिहारी डीएमओ ट्रेन से मिला है। जब बैग को खोला गया तो उसमें बंदूक और 11 कारतूस मिले। सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से ट्रेन में जांच की जा रही है और इसी दौरान एक लावारिस बैग मिला जिससे हथियार बरामद हुए हैं। रोशनी भी आएगा। वहीं जहानाबाद में होमगार्ड की बहाली में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। अभ्यर्थी के बदले उसका चचेरा भाई दौड़ में शामिल हो रहा था, लेकिन उसकी पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गुड्डू कुमार के बदले उसका चचेरा भाई प्रेम कुमार दौड़ में शामिल होने पहुंचा था, लेकिन शक होने पर उसकी जांच की गई और उसे पकड़ लिया गया।
सोमवार को भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब अपने पिता के बदले दौड़ में शामिल होने पहुंचे उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया था। भोजपुर में अवैध बालू खनन और माफियाओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने अवैध बालू के उत्खनन के लिए चलने वाले नाव पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी कर ली है। कोइलावर में सोन नदी के दोनों छोर के बीचों बीच लोहे के पाइप से बैरिकेडिंग की गई है, जिससे नाव से अवैध खनन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अवैध माइनिंग और परिचालन पर रोक लगाने के लिए सोन नदी में 4 हाईटेक बोट उतारे जाएंगे, जिसके सहारे माइनिंग करने वाले लोगों पर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी नजर रखेगी। बहुत बड़ी संख्या में नाव, हजारों की संख्या में नाव प्रतिदिन हमारे सोन नदी से होते हुए सहार, चांदी, हिमादपुर के इलाके में जाते थे और वहां से अवैध उत्खनन करके यहाँ से रात में एक साथ वो लोग झुंड बना के निकलते थे और उनके पास अवैध हथियार भी होते थे। उसको कर्ब करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। उसको देखते हुए ये हम लोग का कंसेप्ट आया कि इसको हम लोग इस प्रकार का कार्य करें कि नाव किसी भी हाल में इस पार से उस पार ना जा पाए। वहीं देखिए, मधुबनी का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सकरी बाजार में 2 दशक के बाद भी सरकारी अस्पताल का सपना साकार होता नहीं नजर आ रहा है। हालांकि सकरी बाजार में करीब 20 साल पहले तक तमाम सुविधाओं से लैस सरकारी अस्पताल हुआ करता था, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते पिछले 2 दशक से यह अस्पताल खंडहर में तब्दील हो चुका था। काफी प्रयास के बाद विभाग ने इसकी सुध ली और बीते मार्च महीने में यहां नए सिरे से हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन फाउंडेशन तक काम होने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया जाता है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा अस्पताल की जमीन पर जबरन दावा किया जा रहा है, जिसकी वजह से निर्माण कार्य फिलहाल ठप है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी के सकरी बाजार में यहाँ NH-57 के किनारे जो सरकारी अस्पताल था उसका जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि मार्च महीने में यहाँ काम शुरू हुआ और ये हॉस्पिटल पिछले 20 साल से लगभग खंडहर बना हुआ था। यहाँ बहुत प्रयास के बाद जो हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रशासन की बेपरवाही के चलते ये दोबारा से फिर से यहाँ ये कैंपस फिर से ये जंगल में तब्दील हो गया है। और ये जो यहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लाखों रुपए का यहाँ काम भी हुआ, फाउंडेशन का काम हुआ, लेकिन फिर से दोबारा ये सारा कुछ यहाँ ये जो रोड है वो जंग खा रहा है। ये तो सरकार जाने क्या काम काहे रुका। यहाँ तो काम शुरू हो गया था, बाद में कुछ लोगों के इससे जो है हम लोग को पता चला कि काम क्यों रुका है। देखें, फिर हम लोगों ने पटिशन दिया, DM साहब को भी दिए। जनता आक्रोश में है कि इसमें जल्द से जल्द जो है काम शुरू किया जाए। जब से हम सब बहू बेटी एलिए नहीं ठमा तो हमरा और के बाप दादा छे, बाप दादा देखल के या आब 20 साल से 25 साल से ठमा हॉस्पिटल बने ला आवे है, बना नहीं दे छे। निर्माण कार्य रुक गया था, तो उसमें जमीन को लेकर अंचलाधिकारी को विवाद को सुलझाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अंचलाधिकारी का इसमें देखा भी गया है जांच के बाद, और हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उसको सुलझा के निर्माण कार्य तुरंत से स्टार्ट करवाने का। और ये खबर न्यूज़ 18 के द्वारा भी काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया गया था। उसके बाद इस इलाके में यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन अभी फिर दोबारा से ये काम यहाँ बंद होने के बाद ये जो सकरी का जो सरकारी अस्पताल है फिर से ये खंडहर में तब्दील होता दिख रहा है। ऐसे में स्थानीय लोग काफ़ी हताश और निराश हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। वहीं देखिए, मधेपुरा में आंगनबाड़ी योजना में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सेविकाओं का आरोप है कि CDPO इसके लिए बकाया हर चीज के लिए रेट चार्ट बना रखे हैं। काफी हिम्मत जुटाकर जब इन सेविकाओं ने CDPO के भ्रष्टाचार की शिकायत बड़े अधिकारियों से की तो कार्रवाई के बजाय पूरा विभाग सेविकाओं को परेशान करने में जुट गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। बच्चों के पोषण के लिए शुरू हुई आंगनबाड़ी योजना अब भ्रष्टाचार का पोशाक बनकर रह गई है। बच्चों को पढ़ाने के लिए चल रही आंगनबाड़ी सेविकाओं को भ्रष्टाचार का चार्ट सिखाया पढ़ाया जा रहा है। मधेपुरा के मुरलीगंज में कुछ सेविकाओं ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि CDPO ने कमीशन और घूस के तौर पर एक एक चीज के लिए रेट चार्ट तय कर रखा है, जो 500 से शुरू होकर 30,000 रुपए तक जाता है।
इसमें आप देख सकते हैं कैसे रेट जो है हर चीज का लिखा हुआ है। जो कोई भी जो बिल है उसके समायोजन के लिए 3500 रुपये तक की डिमांड की जाती है और केंद्र के किराए भुगतान के लिए 1000 से 5000 रुपये तक की मांग की जाती है। यदि वही गोद भराई और अन्नप्राशन योजना की बात हो तो इसमें भी 500 रुपये जो है वो डिमांड किया जाता है। मातृवंदन और कन्या सुरक्षा योजना के लिए जो है कार्यालय के द्वारा 500 रुपया प्रति फॉर्म जो है वो डिमांड किया जाता है। और यदि कोई शॉकॉज हो जाए, कोई कारण बताओ नोटिस जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं को जारी की जाती है तो उससे मुक्ति के लिए 10,000 से 30,000 रुपये तक वसूले जाते हैं। और ये जब मामला आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा उठाया गया, जब इसके लिए आवेदन दिया गया तो पूरा विभाग ही उसके पीछे पड़ गया। मतलब आंगनबाड़ी योजना में हर कदम पर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात ये है कि सीडीपीओ के शोषण से तंग सेविकाओं ने जब 15 जून को इसकी शिकायत विभागीय मंत्री से की तो विभाग ने डीएम ने जांच रिपोर्ट मांग दिया। लेकिन जांच के नाम पर इन सेविकाओं को डराने और धमकाने का खेल शुरू हो गया। 15 जुलाई को आरोपी सीडीपीओ के साथ प्रभारी डीपीओ आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे और शिकायत के विरुद्ध नया आवेदन लिखवा दिया और मोबाइल छीनकर दुर्व्यवहार भी किया। बोले नहीं, किसी को फोन तो नहीं करना, रखिए फोन रखिए। तब हमसे जबरन सीडीपीओ सर को बोले कि ऐसे लिखवाइए, जबरन हमसे दरखास्त लिखवाइए। कितना पैसा का डिमांड किया जा रहा था? कौन डिमांड कर रहे थे? डिमांड सीडीपीओ सर कर रहे हैं कि 3500 रुपया इस माह में एक्स्ट्रा 1500 रुपया डिमांड किया गया। किस चीज के नाम पे किया गया? करे भोजे के नाम पर आपका करे भोजे लिया जा रहा, पैसा दीजिए नहीं तो आपका भोजे को नहीं लिया। मैंने पदाधिकारी से बात भी किया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह खोलने की इतनी बड़ी कीमत इन सेविकाओं को चुकानी होगी, इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था। पूरा विभाग अब सेविका मंजू कुमारी के पीछे पड़ा है और परिवार डर के साए में जी रहा है। तो हो सकता है कुछ हो, बार बार वो कहते हैं जो नहीं होगा तो इसको जो है निष्कासित कर देंगे, इसको जो है ना टर्मिनेट कर देंगे, ये बार बार कहते हैं। इसलिए हम लोग काफी मानसिक दबाव में पूरे परिवार अभी जी रहे हैं। जब अधिकारी भूल गए जो कुछ चीज छूट गई है तो उसको फिर बगल में जो है वो लिखवाया गया है। तो यह आवेदन को लेकर जो सेविका है मंजू कुमारी, उसके द्वारा महिला थाना में आवेदन दिया गया है और सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। इस संबंध में मधेपुरा के अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते हैं, लेकिन सवाल उठता है जो क्या यदि कोई शिकायत करे तो उसके पीछे पूरा विभाग लग जाए। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। बिहार में कम बारिश की वजह से सूखे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। ऐसे हालात में खेतों को जैसे ट्यूबवेल का सहारा था, उन ट्यूबवेल में तकरीबन 70% की हालत बेहद खराब है, या फिर यूं कहें कि कोई कारगर ही नहीं है। ऐसे में किसानों के सामने अपने खेतों को बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। जुलाई के महीने में इंद्रदेव नाराज है और धरती प्यासी। ऐसे आलम में किसान खेतों में पटवन कर सके, इसके लिए कई सरकारी ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया था, लेकिन ये कितने कारगर है ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। ट्यूबवेल की हकीकत जानने के लिए जब न्यूज़ 18 की टीम फुलवारी शरीफ के जानीपुर पहुंची तो पता चला कि जानीपुर में ज्यादातर ट्यूबवेल या तो जीर्ण शीर्ण हालत में है या फिर चलते भी है तो हाँफते हुए। बिहार में पटवन के लिए सरकार की तरफ से ट्यूबवेल बनाया गया था और हर जगह कई इलाकों में जब ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो इस तरीके के ट्यूबवेल आपको दिखेंगे। लेकिन आज ज़्यादातर ट्यूबवेल जर्जर है, उसका देखभाल नहीं किया जाता है और ना ही कोई टेक्नीशियन यहाँ पर मौजूद होता है ताकि किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराया जा सके। ज़्यादातर ट्यूबवेल खराब है और हम पटना के सटे जानीपुर इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और यह नगमा गांव है। यहाँ हम इन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितनी समस्या होती है? ट्यूबवेल तो आपके गांव में है, क्या इसका फायदा आप लोगों को मिलता है? फायदा हम लोग को क्या मिलता है, जिसके अंडर में है वो पटाता है, बाकी पानी नहीं, खराबे रहता है तो पानी कहाँ से मिलता है? पानी नहीं मिलता है तो पानी पटवन कहाँ से होगा? अभी कैसे आप लोग पटवन कर रहे हैं? प्राइवेट बोरिंग से करते हैं। किसानों को धान की फसल के लिए पानी की जरूरत है और सरकार की तरफ से जो तैयारी की गई है वो नाकाफी है। सरकारी ट्यूबवेल होने के बावजूद
निजी पंप से किसान खेतों का पटवन कर रहे हैं और किसी तरह खेत को बंजर होने से बचा रहे हैं। पानी के बड़ी समस्या है कि अब पानी लामदी लोग किसान लोग ताक रहलथिन है कि अब वर्षा हो भे, अब वर्षा हो भे। रोहनिया ने मोरी दे देथिन तब बुढ़ाई थे मोरी। अब किसान लोग कहते कि अब नहीं रोपम अब का, अब बोरिंग से कितना पटाम, अब नहीं रोपम। किसानों को पटवन के लिए पानी की जरूरत है और जो सरकारी व्यवस्था है वो नाकाफी है। बावजूद इसके सरकार का दावा है कि लगभग 10,000 ट्यूबवेल में से करीब 4,000 ट्यूबवेल चालू है और उनकी निगरानी लगातार की जा रही है। रहा सवाल खराब ट्यूबवेल का, तो उसे भी अगले 2 से 3 महीनों में दुरुस्त कर लिया जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से सुखाड़ की बात है, नलकूप का एक बहुत बड़ा योगदान है पटवन में। हमारे विभाग की पूरी कोशिश है कि इसको हम लोग जल्दी से चालू करा करके आने वाला समय आप देखेंगे कि 70% नलकूप ये 2 से 3 महीने में चालू होगा। बिहार में खेती बारिश पर निर्भर है। अच्छी बारिश नहीं होने से सुखाड़ की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। ऐसे में खराब ट्यूबवेल किसानों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बोरिंग है, सरकारी बोरिंग है, ठीक उसके बगल में खेत है और यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसे में सरकार के दावों पर कहीं न कहीं सवाल उठता है कि आखिर किसानों की समस्या को लेकर के जो सरकार ने जो बातें कही और जो प्रयास किया, वो प्रयास क्या नाकाफी है? कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और इधर पूर्णिया में कम बारिश होने की वजह से किसान बेहद परेशान हैं। किसानों की धान की फसलें सूख रही हैं, खेतों में दरार पड़ गए हैं, किसान आर्थिक तंगी की कगार पर हैं। लिहाजा सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। पूर्णिया जिले में इस बार बहुत कम बारिश हुई है और बारिश नहीं होने के कारण किसानों के धानों की फसलें सूख रही है, खेतों में दरार पड़ गई है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से धान के खेत में दरार पड़ा हुआ है और ऐसे में किसानों की क्या हालत है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं, इनों से भी बात करते हैं कि क्या हालत है, कैसे ये लोग खेती कर रहे हैं और कितनी परेशानी हो रही है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हासिम खान हुआ। कौन सा जगह ये गणेशपुर पंचायत में पड़ता है, मोगलटोली मोहल्ला है, इधर मोहल्ला मोगलटोली है। हाँ। और यहाँ बारिश का नामो निशान भी नहीं है। रोपा जो हम लोग लगाए हैं ये मशीन से लगाए हैं, जो मशीन काम नहीं, वो भी काम नहीं कर रही है। एक दिन बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद पानी लगता है। मदद चाहिए, जो कि आगे हम लोग इसी को लेकर के भरण पोषण करते हैं। हुजूर फसल भरपूर होगा तो इसको बेच खोज करके हम लोग बाल बच्चे को कुछ पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बेटी की शादी वगैरह हम लोग भी कराएंगे। तो वो तो होता ही नहीं है। हम लोग को बहुत परेशानी में दिन जा रही। आपका क्या नाम है? रतन सिंह, घर आदमपुर। क्या हालत है इस बार किसानों की? किसानों की बहुत परेशानी है इस बार, बहुत परेशानी है किसानों की। बारिश नहीं हो रही है, मशीन से पानी दे रहे हैं, एक दिन पे एक दिन दे रहे हैं, फिर भी सूख जाता है जमीन। पूरा जमीन दरारे पड़ गया है, सभी जगह फसल नहीं हो रहा है, घास भूसा बहुत जमीन में जम गाछ आ गया। परेशानी है, इतना परेशानी है कि पानी देते देते थक गए हम लोग। अच्छा, क्या उम्मीद थी अगर फसल होगा तो क्या कर? फसल होगा तो कुछ कर्ज वाले को भी देना है, कुछ अपना बाल बच्चे को भी पढ़ा लिखाना है, शादी ब्याह कराना है, इसलिए लगाए फसल। मगर फसल सूख गया, सारा अरमान पे पानी फिर गया। सारा अरमान पे पानी फिर गया। कोई उम्मीद नहीं काम कर रहा है। सरकार तक भी गुहार लगा रहे हैं, किसी तरह सरकार हम लोगों को मदद करे। इस बार बारिश नहीं होने के कारण किसानों के सारे अरमानों पे पानी फिर रहा है। किसी को इसी फसल को बेच के बेटी की शादी करनी थी, तो किसी को बच्चे को पढ़ाना था। लेकिन आज हालात ये है कि जो फसल लगाया गया है वो धान की फसलें सूख रही है, खेतों में दरार पड़ गई है। ऐसे में किसानों की एक ही उम्मीद सरकार से बची है कि सरकार इन्हें मदद करे ताकि कुछ राहत मिल सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।